मेरे चैनल सिलेक्शन कैंपस एकेडमी में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं शिवम राजपूत आज आपको पढ़ाऊंगा प्रतिशत का पार्ट 6 को। प्रतिशत के पार्ट 5 में मैंने 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो उन क्वेश्चनों को करने के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर या नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। तो एक बार मैं और क्वेश्चंस को बोलता हूँ। आपको क्या है, क्वेश्चंस जो है मैं बोलता हूँ आपको लिखना होता है, इतना काम मेरा करना होता है, बाकी काम तो मेरा है। ठीक है, क्वेश्चंस था कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ा दी गई। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ा दी गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया उसका व्यय 7% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो भाई, उसकी जो कुल मासिक आय है, उसकी कुल मासिक आय, ये तो 3 चीज है, आय, बचत और क्या है, खर्च। नहीं, इस आय, खर्च और बचत। ठीक है, या इससे भी अलग कोई चीज है आय, खर्च, बचत से? खर्च और बचत। अगर मैं आय में से खर्च घटा दूं तो बचत बचेगी, और मैं अगर खर्च और बचत को जोड़ दूं तो मेरी आय बनेगी। आय में से बचत को घटा दूं तो मेरा खर्च निकल कर आता है कि मैंने कितना खर्च किया था। उसमें कि उसकी व्यक्ति की जो कुल आय है वो 13,500 रुपये है। ठीक है, इस 13,500 रुपये में वो कहते हैं उसका जो खर्च है, उसका जो व्यय है वो मेरा 9,000 है। इस बात को भी समझाएगी कि उसकी आय कितनी है 13,500, उसका व्यय कितना है 9,000। अभी एक चीज़ मैंने समझाई थी, अगर आय में से मैं खर्च निकाल दूँ, या ऐसा समझो बात को, आपकी जेब में 100 रुपये थे, आपकी जेब में 100 रुपये थे। आप दुकान पर गए चीनी लेने। चीनी का रेट कितना था? 60 रुपये किलो। चीनी का रेट कितना था? 60 रुपये किलो। आपने कह दी दुकानदार से मुझे 1 केजी चीनी तोल दो, तो 1 केजी चीनी का मूल्य कितना था? 60 रुपये। 100 रुपये आपने दिए, 60 रुपये उसे दे दिए, तो आपका क्या हुआ? आपको उसने कितने वापसी दी दुकानदार ने? 40 रुपये। इस छोटी सी चीज़ से ये समझो, तो आपकी जेब में जो खर्च हुआ है, जो आपका टोटल जो खर्च हुआ वो कितने रुपए हुआ है? 60 रुपये ही तो खर्च हुए हैं। अगर जो तुम्हारी कुल आय, जो जेब में 100 रुपये की जो कुल आय थी, उसमें से 60 रुपये आपने किसे दे दिए? चीनी वाले को। बचत कितनी हुई? 40 की। तो मुझे इस बात से ये पता चलता है कि अगर मैं आय में से, अगर मेरी आय में से खर्च घट जा तो मुझे कितना बचेगा? बचत। कभी भी अगर आय में से आप खर्च घटाओगे तो क्या बचेगी? मेरी बचत। तो आप इसमें से घटाओगे, देखो 0 का 0, 0 का 0, 15 में से 9 गए 6, नहीं 5 का 5, 13 में से 9 गए 4, 4500 रुपये क्या हो गए? बचे। ठीक है, कितने रुपए बचे? 4500 रुपये की क्या हो गई? मुझे बचत हो गई। अगर 13,500 में से 4,500 में घटाऊंगा तो मेरा कितना आने वाला है? 9,000। आय में से अगर बचत घटाऊंगा तो खर्च आ सकता है, और आय में से अगर खर्च घटाऊंगा तो बचत आएगी, और खर्च और बचत में आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरी आय बन जाएगी। ये बात आपको इस वाले टाइप में याद होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आपको होगी क्लियर? ठीक है, फिर अनुपात में चीज़ें होती हैं तो आपस में क्या हो जाती है? कट जाती हैं। इन 2 शून्य से 2 शून्य खत्म। 45 से कहना 45, 45 दूनी 90 और 45 या 135। ठीक है भाई। अब उसने कही है कि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई। अगर मैं 3 रुपये में, आय तो 3 ही है, अगर 3 में 14% की वृद्धि करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी कैलकुलेशन क्या होने वाली है? टफ होने वाली है।
या हार्ड होने वाली है। ऐसा ना करते हुए इसे क्या कर लेते हैं हम, इसको 300 बना लेते हैं, इसको 200 बना लेते हैं और इसको 100 बना लेते हैं। क्या, क्वेश्चंस करने के लिए। क्यों करा ऐसा? क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए थोड़ा, ठीक है। आय में 14% की वृद्धि होगी तो कर दो भाई तुम भी वृद्धि, ठीक है। अभी वृद्धि कर देते हैं, इससे ये खत्म। 14 किया 42, ठीक है भाई, 14 किया 42। 300 रुपये आई थी, 42 रुपये की वृद्धि होगी तो कितने रुपए की आय होगी इसकी? 342 रुपये की। अब कह रहा है तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो 7% निकाल दो कि बढ़ा कितना, ठीक है। इन 2 शून्य से ये वाले 2 शून्य खत्म, 7 दूनी 14, ठीक है भाई। 200 रुपये का खर्चा था, 14 रुपये और बढ़ गए तो कितने हो गए उनमें? 214। तो बस वही तो पूछा है कि उसकी जो बचत है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आय में 342 रुपये की, 300 से 342 से 42 रुपये की वृद्धि हुई, खर्च में 14 रुपये की वृद्धि होगी। अगर मैं आय में से खर्च निकाल दूं तो मुझे ये पता चल सकता है कि उसे कुल प्रतिशत वृद्धि हुई कितने की थी। तो 42 में से 4 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 28% की क्या हुई होगी, इसे वृद्धि हुई होगी। और अगर यहाँ पे भी आप ऐसे घटाओगे, देखो 12 में से 4 गया 8, ठीक है, और 3 में से 1 गया 2, तब भी कितना आने वाला है? 28% ही, वो 128% आएगा, ठीक है। 100 रुपये पहले बचत थी, 128 रुपये क्या हो गई अब? 28 रुपये। अब पहले 100 रुपये बचत थी, अब 128 हो गई उसकी बचत। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? आप कहोगे 28% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब ये 28% की वृद्धि जो हुई होगी, एक बात मुझे बताओ, ये इस 100 पर हुई होगी, ये 128 पर हुई होगी? आप सिंपल सी बात कह दोगे कि 128 रुपये की जो वृद्धि हुई है वो इस 100 पर हुई है, ठीक है। तो 100 गुणा में 100% है, कैंसिल करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 28%। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 28%। कितना आंसर आएगा? 28%। नहीं तो ऐसा भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस खाली 300 का 14% निकालना 42, 200 का 7% निकालना 14 की वृद्धि, 42 में से डायरेक्ट 14 घटाओगे तो 28%। ऐसे भी आपका डायरेक्ट आंसर आ सकता था, लेकिन आप कहते हैं कि डायरेक्ट लिखवा दिया, ये चीज़ नहीं समझाई, तो मैंने इसलिए ये भी चीज़ आपको समझाई बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 28%। ताल लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 28%, ठीक है भाई। ठीक है भाई दोस्तों, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, इन लोगों का ऐसे क्वेश्चन जो हैं आय पर आधारित की, उसने अपनी आय का 75% खर्च कर दिया, उसके उसमें फिर इतने की वृद्धि कर दी गई, इतने की कमी कर दी गई। तो आप इस क्वेश्चन को जो है 75% की फ्रैक्शन 3/4, आप आय 400 मान लेना, 300 उसका खर्च मान लेना, 100 रुपये उसकी बचत, जो भी कहे वृद्धि कमी कहे, तो आप इस क्वेश्चन को जो उस वाले क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन और दिया था मैंने, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने % की कमी करे? कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में कोई व्यय ना बढ़े, कि उसका इस मद में कोई व्यय ना बढ़े। भाई बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। उसने कहा कि 25% की वृद्धि कर दी गई। एक बात बताओ, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ठीक है भाई। 4 रुपये पहले उसकी आय हो, यही बात मान के चलो, खाना पकाने के तेल में अगर उसकी पहले 4 रुपये की आय होगी और 1 रुपये की वृद्धि कर दी होगी उसने, तो आपकी आय कितनी हो जाएगी? 5 रुपये हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी। अब उसने कहा है, अगर आपकी एक चीज़ बताओ,
अभी पिछला वाला क्वेश्चन करा है, आपकी आय बढ़ेगी तो आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आपका खर्चा भी बढ़ेगा तो आपकी बचत भी बढ़ेगी। पिछला क्वेश्चन सेम ऐसे था, मतलब थोड़ा चेंज है, लेकिन इस चीज़ को तो बताता है कि अगर आय बढ़ेगी तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ने वाला है और आपकी बचत भी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, तो उसने एक चीज़ और कही है क्वेश्चन में कि कोई परिवार खाने के जो तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, खाने के तेल में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में कोई खर्च न बढ़े। मतलब वही बात आ गई, जो ये 5 रुपये बढ़े थे उसके खर्च के, 4 रुपये जो पहले 4 रुपये खर्च होते थे, आज 1 रुपया बढ़कर वो 5 रुपये खर्च हो रहे हैं। वो कह रहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए खर्चा, हमें तो जितना पहले खर्चा था उतना ही खर्च मेरा रहना चाहिए। तो एक बार बताओ कितने की कमी कर देगा वो? अगर 5 अब कितने के पहले जैसा खर्चा रहना चाहिए तो कितने की कमी करेगा? 1 की। एक चीज़ बताओ, क्या वो 4 रुपये में कम करेगा या 5 रुपये से कम करेगा? छोटी सी बात बताओ, 5 ही रुपये से तो कम करेगा। ठीक है, खर्चा 5 रुपये हो गया उसका, तो अब जो है 5 रुपये हो गया, उसे 4 रुपये करना है तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 करेगा किससे? इस 5 से ही तो करेगा। ठीक है भाई, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, 100 लगा दो, कैलकुलेशन कर दो, 20%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 20%। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को मैंने समझाया है। ठीक है भाई, एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यूपी पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। क्वेश्चन को हल्के में न लियो इसे। ठीक है, पता क्यों देता है वो क्वेश्चन इसे? इसलिए कि कहीं बच्चा इसमें जल्दबाजी में 1/4 कर देगा कि 4 से बच्चा वृद्धि हुई, इसलिए क्वेश्चन को वो क्वेश्चन जो है देता, तो एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बनाता है वो हल्का ही बनाता है, लेकिन उसमें लॉजिक डाल देता है कि आपको बस वो लॉजिक पहचानना होता है कि वो लॉजिक है क्या। ठीक है, क्वेश्चंस वो हमेशा इजी बनाता है, लेकिन जब आपको एक बार बताओ 25 लाख बच्चे यूपी पुलिस के एग्जाम में बैठे हैं, अगर वो ऐसे इजी क्वेश्चन डाल देगा तो वो तो सारे के सारे कर जाएंगे। तो थोड़ा सा वो हट के क्वेश्चन बनाता है, हल्का सा लॉजिक देता है क्वेश्चन में, आपको बस क्या करना होता, क्वेश्चंस को पकड़ना होता, करना होता कि वो क्वेश्चंस को क्या कह रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है यूपी पुलिस के पेपर में देखने को। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है भाई बहुत कम चांस है कि यूपी पुलिस में पूछ लें या एसएससी जीडी में पूछ ले। क्वेश्चन पूछ सकता है तो यूपी एसआई में पूछ सकता है और आपका एसएससी सीजीएल में भी पूछ सकता है, लेकिन जहाँ तक है मेरे ख्याल से ग्रुप डी वाली जो वैकेंसीज हैं बहुत कम चांस है कि ऐसा क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ वो पूछे। तो क्वेश्चन पर डाल लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, या पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछ सकता, लेकिन हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन आपको इतने टफ देता है वो। अगर आपके यूपी पुलिस में 19 क्वेश्चन आपके हैं, 19 में से 2 से 3 क्वेश्चन उसने ऐसे दिए बहुत टफ, जो किसी से बहुत कमी बच्चे उसको कर गए, तो उनमें से भी ये वाला क्वेश्चन वो एक हो सकता है। तो क्वेश्चन आ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 100 में से 30% क्वेश्चन आ सकता है, 70% चांस है ना आने के। ठीक है, देखो क्वेश्चंस हैं एक परीक्षा में जिसका पूर्णांक 500 थे, जिसमें पूर्णांक 500 था, मतलब कोई परीक्षा थी उसका जो पूर्णांक था वो 500 थे, जिसमें पूर्णांक 500 थे। ठीक है, कितना पूर्णांक था? 500 था। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों, तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हों तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो करते हैं। 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं ए बी सी और डी। देखो जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ ये अनुपात समानुपात में लगता है, ठीक है। बस तुम तो थोड़ा जितना मैं क्वेश्चंस 100% आपको समझ में आने वाला है जैसे मैं क्वेश्चंस को कराता हूँ, ठीक है। बाकी जब अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छी तरीके से मैं दोबारा इस क्वेश्चंस को करा दूंगा, ठीक है। वहाँ पर भी तो फिलहाल प्रतिशत का क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये प्रतिशत में लिया है, ठीक है। अनुपात समानुपात में कहते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिख दिया सर ने, ठीक है। तो प्रतिशत का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो इससे बेस्ट तरीका तो हो नहीं सकता। अब कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ठीक है भाई। एक बात मुझे बताओ, 10% की फ्रैक्शन है 1/10। मिले अंक किसे कम है, ए को मिले हैं, किसकी अपेक्षा, बी की। अगर बी को 10 अंक में दे दूं, ठीक है, और 1 अंक इसे कम मिला होगा तो इसे मिले होंगे 9 अंक। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस सारा खेल यही तो है। अब उसने कहा है कि उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, किसे मिले, बी को मिले, ठीक है। तो अगर सी को 4 मिले होंगे, एक इससे अधिक मिला होगा तो कितने मिले होंगे, 5। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है भाई। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% अंक कम मिले। 20% की फ्रैक्शन 1/5। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, किसको मिले, सी को मिले। अगर बी को 5 अंक दे दूं मैं और 1 अंक कम मिला होगा तो इसे कितने मिलोगे, 4 मिलोगे या नहीं मिलोगे, इतनी सी बात मुझे बताओ, मिलोगे, ठीक है। बस क्वेश्चन में जो है, अब अनुपात समानुपात ये कहता है जो ये खाली वाली जगह होती है, इधर ये जो संख्या होती है इसके पास वाली की को ही भर देते हैं। देखो 10:10, इसके पास में कौन सी संख्या है, 4, तो यहाँ भी कौन सी 4, इसके पास में क्या है 5, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। इसके पास में क्या है 4, इसके पास में 4, इसके पास में 4, ठीक है भाई। बस कुछ नहीं करना, आंसर क्या जाएगा आपका, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस ये तो जवाना था। और क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसे काट देंगे। देखो 5 × 5, 5 × 5, ठीक है। ठीक है भाई, देखो 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। और इजी बनेगी, देखिए 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर दो बस अब तो। 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। 18:20:16:20 क्या आ गया, इनका रेशियो आ गया। उसने कहा है इसे 18 अंक प्राप्त हुए, इसे 20 अंक प्राप्त हुए, इसे 16 अंक प्राप्त हुए, इसे 20 अंक प्राप्त हुए। उसने कहा है ए को 18 अंक प्राप्त नहीं हुए, ए को तो 360 अंक प्राप्त हुए। इस 18 का मान कितना दे दिया, 360। इस 18 का मान कितना दे दिया, 360। कितना गुना, इससे 20 गुना। तो ये अगर 20 गुना होगा तो क्या ये भी इसका 20 गुना नहीं होगा, ये भी इसका 20 गुना होगा। तो ये कितना होगा, 20 20 400। मतलब कहने का ये है 500 का पूर्णांक हर एक ए बी सी डी का, ए का 500, बी का 500, सी का 500, डी का। तो इस 500 में से कितना अंक प्राप्त हुए, 400 अंक प्राप्त हुए। तो वो पूछ रहा है कि जो 400 अंक प्राप्त हुए हैं उसका ही तो प्रतिशत बताना है। तो बस जो चीज़ बतानी होती है हमेशा रामबाण विधि कहती है, उस सबसे क्या लिख देते हैं ऊपर। तो बस कर दो क्वेश्चन, क्या है 400। अब 400 अंक प्राप्त कितने में से होंगे, 500 में से। तो 500 तो पूर्णांक था और गुणा में लगा दो 100% चाहिए, तो 2 0 से 2 0 खत्म, तो 20 चौक 80। तो डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, 80% अंक उसे प्राप्त हो गए डी को, ठीक है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, डी को 80% अंक प्राप्त हुए। इस क्वेश्चन का आंसर है 80%, ठीक है भाई।
अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको समझ में क्वेश्चन जैसा नहीं आए, ठीक है, देखो भाई मेरा साथ थोड़ा सा दोगे तो मैं तुम्हारी कमेंट भी पढ़ सकता हूँ। बस मेरे 1000 सब्सक्राइब करा दो, मैं अपना कैमरा ले आऊँगा और मैं लाइव आने लगूँगा। अभी तो वीडियो मैं मोबाइल से अपलोड करता हूँ। आप मेरा इतना तो साथ दोगे, आपको मेरे में कुछ क्वालिटी लगती है कि हाँ वास्तव में जो पढ़ा सकते हैं, तो मैं उसमें और अच्छा आपको पढ़ाने की, तो उसमें क्या कमेंट में आपका पता रहता है कि किस बच्चे को समझ में आया, कहाँ चीज़ को बताना है। अब क्या भाई, अब ऑफलाइन में तो क्या पता चल गया, अपलोड कर दी वीडियो, आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन तब भी समझ में आए तो आप क्वेश्चन क्या करना, पीछे बार बार जो है पीछे कर दे करो उसे, मतलब थोड़ा सा बैक में करते करो, फिर दोबारा से देख के करो। अगर फिर समझ में, फिर बैक करा, फिर देखा, आपको क्वेश्चन जरूर, मेरी उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत से 10% की दर पर घटने लगती है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर पर घटने लगती है यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत ₹729 हो। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत ₹729 हो तो बताओ, तो 3 वर्ष पहले वह कितनी थी। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत ₹729 हो तो 3 वर्ष पहले वह कितनी थी। ठीक है भाई, देखो भाई, एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत से 10% की दर पर घटने लगती है। जो भी कीमत थी मुझे नहीं पता, लेकिन हर वर्ष क्या करती है, जो आरंभिक कीमत थी उससे 10% हर बार क्या होती है, घट जाती है। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है मेरी, 1/10। अगर उसकी आरंभिक कीमत 10 रुपये थी और 1 रुपया घट की होगी तो कितनी होगी, 9। फिर दूसरे साल 10 रुपये थी, 1 रुपया घटी, 9। फिर तीसरे साल 10 वर्ष थी, 10 रुपये थी, 1 घट गई होगी तो कितनी होगी, 9। इतनी सी बात किस किस को समझ में आई भाई, पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल, इतनी सी बात होगी, क्लियर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करी, कितना आ गया, 1000। इधर कैलकुलेशन करोगे तो 729 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसने कहा है यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत ₹729 हो तो 3 वर्ष पहले मशीन की कीमत क्या थी। मतलब कहने का ये है 3 वर्ष पहले उस मशीन की कीमत क्या है। देखो ये वाला मूल्य उसने दिया है वर्तमान, पहले का मूल्य पूछना चाह रहा है, तो इस 729 का मान कितना दिया है उसने, 729 ही तो दिया है। 729 का मान 729 ही दिया है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि हमारे हिसाब से कितना है, 729, क्वेश्चन के हिसाब से भी कितना, 729 कितना गुना, 1 गुना, तो ये भी 1009 के 1 गुना होगा तो कितना होगा, 1000। तो उस मशीन की 3 वर्ष पहले की कीमत कितनी थी, 1000। अगर क्वेश्चन में आपको डाउट लगता हो तो आप 1000 का 1000 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10 करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, 729 ही आने वाला है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस को चेक करना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन चलेंगे, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। ये हाँ भाई, यही क्वेश्चन है सेम, बस थोड़ा सा इसमें भी वही क्वेश्चन है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य, किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपये है, 73920 रुपये है। मतलब किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 73,920 रुपये है यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, यदि इसके मूल्य में पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी, दूसरे वर्ष 20% की कमी तथा तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई हो, तथा तीसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई हो, तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या था। तो 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या था। ठीक है भाई, तो वर्तमान मूल्य था इसका 73,920 रुपये। पहले वर्ष क्या कर दिया, 10% की वृद्धि कर दी। देखो 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10। 10 रुपये थी, 1 की वृद्धि कर दी, पहले वर्ष कितनी होगी, 11। अब दूसरे वर्ष क्या किया,
दूसरे वर्ष क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी। 20% की फ्रैक्शन होती है देखो 1/5। 5 रुपये आई थी, 1 रुपये कम कर दी होगी, तो कितनी कर दी होगी उसकी वृद्धि, 4 कर दी होगी। ठीक है, 5 से घटाकर कितनी कर दी, 4। तीसरे वर्ष क्या कर दिया, फिर 20% की क्या कर दी, कमी कर दी। ठीक है, नहीं, तीसरे वर्ष जो है 20% की वृद्धि की गई। फिर तीसरा वर्ष क्या कर दिया गया, 20% की वृद्धि कर दी गई। और 20% की फ्रैक्शन कितनी है मेरी, 1/5। 5 रुपये थे, 1 की वृद्धि कर दी गई, कितनी हो गई, 6 रुपये। इतनी सी बात किस किस को समझ में आ गई, बस इतनी सी बात किस किस को समझ में आ गई भाई, मेरे ख्याल से तो सबको समझ में आ गई होगी। मैं आपकी कमेंट लाइव सब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अपने दिल में। ठीक है, सबकी समझ में इतनी सी बात आ गई होगी। ठीक है, मेरे जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइब करा दोगे, मैं आपको क्या है लाइव आऊँगा, और आपको जो है लाइव में जो है आपके कमेंट भी पढ़ने को मिलते हैं, देखने को मिलता है कि कौन सा बच्चा क्या चीज़ पूछना चाह रहा है, तो वहाँ पर जो है आपका डाउट भी क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, बस कुछ अगर क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बनाना चाहते हो तो आप इसकी 2 3 6 और 2 पंजे 10 आपस में ऐसे काट भी सकते हो आप इसे। ठीक है, और तो कुछ नहीं करना। देखो 5 पंजे 25 पंजे 125, 11 चौक 44, 44 क्या कितने होते हैं भाई, देखो 44 क्या होते हैं, 3 चौक 12, 132। उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या था। मतलब वही बात है, 3 वर्ष पूर्व का मूल्य क्या था, मतलब ये वाला मूल्य पूछने चाह रहे हैं, पहला वाला ये वाला मूल्य उसने दिया है वर्तमान। इस 132 का मान कितना दे रखा, 73,920 रुपये। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या काटना पड़ेगा, तो ऐसे काटोगे तो दिक्कत पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो इसका ऐसे कर लो, 132 का मान कितना दिया, इधर लिखो, देखो भाई 132 का मान है, बाद में निशान लेंगे काट के। 132 का मान किया है 73,920। एक का मान निकालना तो कैसे करूँगा, इससे 132 की हिस्सा में डायरेक्ट ही देता हूँ। एक का मान निकालोगे तो इसका क्या कर दोगे, 132 के बट्टे में चलेगा, 11 से काट लो। देखो 11 का ना 11, 11 का ना 11 बचा, 2 11 दूनी 22। ठीक है, 11 पंजे 55, 11 संग 66, 11 सत्ते 70, 11 संग 66 और 4 70 प्लस 3 73, कितना बचा भाई 7 79, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22। ठीक है भाई, 12 से जरूर कट जाएगा। देखो 12 पंजे 60, 12 संग 72, 560 बार। इसका कितना गुना है, 560 गुना। ठीक है, इसका कितना गुना है, 560 गुना। अगर ये जब इसका 560 गुना ये है, तो ये क्या इसका 560 गुना नहीं होगा, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये वाली वैल्यू इसकी 560 गुना होगी। इसकी कैलकुलेशन कर लो, 125 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 1 2 3 4। ठीक है, कितना आंसर आने वाला है, कितना आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लियो भाई। देखो ये 125 की गुणा 560 से करोगे तो इतना आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य कितना था, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 70,000। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा बस क्वेश्चन है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। इस क्वेश्चन पर जरा मोस्ट डाल दो यूपी पुलिस वाले भैया, यूपी पुलिस जेल वार्डन एंड आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, ये जरा भैया मोस्ट डाल दियो इस पर। ठीक है, किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि ये जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है, यदि यह जनसंख्या 2.5% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह जनसंख्या 2.5% मतलब 2/1/2% वार्षिक की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। देखो 2.5% की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कितनी होती है। देखो 2 सही 1/2% दिया है,
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 1 5/2। इतनी सी बात किस किस को समझ आ गई। प्रतिशत हटेगा यहाँ से, हमेशा इसके बटे में जाएगा, ठीक है। और इससे काची का ना 5 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, 1 बटा कितना आ गया 40, ठीक है। और कितने साल तक बढ़ेगा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्षों तक बढ़ रही है। पहले साल कितनी बढ़ी, 40 रुपये से 1 वृद्धि, मतलब 40 से 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी, थोड़ा इधर लिखते हैं नहीं, अब तो आपको पता चलेगी ना। 2.5% की वृद्धि, 5/2% की वृद्धि कितनी होगी, 1/40। अभी निकाल के लिखेंगे। 40 से पहले साल कितनी होगी, अगर 1 बढ़ गई होगी तो 41, फिर 40 से कितनी बढ़ गई 41, फिर 40 से कितनी बढ़ गई 41, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। लिख लियो भाई, जब 2.5%, 5/2% की, जब 2.5% की लिखो यार, 2 से 1/2% की कितनी होती है फ्रैक्शन, 1/40, ठीक है। तो पहले साल 40 से 41, फिर 40 से 41, फिर 40 से 41, 4 चौक 16 चौक 64, 64 तो ये आ गए, 1 2 3 0 ये वाले आ गए, ठीक है भाई। देखो 41 41 41, 41 का स्क्वायर कितना होता है भाई, नहीं पता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 41 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 चौक 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 चौक 16, 16 से 81 होता है 41 का स्क्वायर। सर देखो कैलकुलेशन कर लो, 1 1 चौक 4, 4 1 4, 4 चौक 16, ठीक है, 1 8 1681, ठीक है। कितना होता है 41 का स्क्वायर 1681, 41 की गुणा 41 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1681, एक बार और 41 की गुणा करनी है, ठीक है। 1681 तो पूरा आ जाएगा ऐसे, 4 1 4, 4 8 32, 4 6 16 चौक 64 3 67, ठीक है। 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 8 4 12, 8 4 12 6 9 7 1 8, 68 921, कितनी होगी भाई 68 921, कितनी होगी 68 921। कैलकुलेशन भाई देखो अपने हाथ, तुम्हारे हाथ में होती कैलकुलेशन करनी, मैं तो सिखाने वाला, मैं तो आपको बस एरिया बता सकता हूँ, कैलकुलेशन तो आपके ही हाथ में होती है, ठीक है। उसने कहा कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दिया ना, रहने वाले वासियों की संख्या 64,000 हो जाती है। एक बात बताओ, उसने 3 वर्ष बाद का मूल्य दिया है, तो 3 वर्ष बाद वाला ये मूल्य होगा, ये वाला मूल्य दिया होगा। 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष बाद का अगर मूल्य पूछा होगा तो ये वाला मूल्य तो पूछा होगा 3 वर्ष बाद, ये वाला मूल्य उसने दिया होगा आपका है। वर्तमान मूल्य कितने दिया, इस 64,000 का मान कितना दे दिया उसने, 64,000, ठीक है। कितना गुना 1, तो ये भी इसका कितना गुना 1 गुना, तो कितना आंसर आ जाएगा 68 921, कितना आंसर आ गया 68 921, ये इकाई घन सैकड़ा हज़ार, 68 921, ठीक है। इस क्वेश्चन का कितना आंसर है 68 921, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था भाई ये वाला भी। यूपी पुलिस जेल वार्डन एंड यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी वाले भैया इस क्वेश्चन पे डाल देंगे, वेरी 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 मोस्ट, वेरी 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 मोस्ट। किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, इसमें 1,80,000 पुरुष हैं, इसमें 1,80,000 पुरुष हैं, ठीक है। 18 के आगे 4 जीरो लगा दियो, ठीक है। 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों, यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या है, तो साक्षर महिलाओं की संख्या है, तो साक्षर महिलाओं की संख्या है। एक बार और क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, देखो किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, इसमें 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या कितनी है, मतलब साक्षर का मतलब पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या आप कह दोगे, देखो यहाँ लिखो, ठीक है। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या
कुल जनसंख्या कितनी हुई? 3, 1, 2, 3, 4, 3 लाख। ठीक है, कितनी हुई? 3 लाख। इतनी सी बात किस तरीके से समझ में आ गई कि कुल जनसंख्या कितनी हुई? 3 लाख। ठीक है, इसमें से 50% जनसंख्या क्या है? साक्षर है। मतलब 50% जनसंख्या क्या है? पढ़ी लिखी हुई है। भाई देखो, अगर 3 लाख का 50% निकाल दोगे तो 3 लाख का 50% होता मतलब इसका आधा। तो ऐसे ही निकाल दो, 3 लाख में से मतलब 1.5 लाख जनसंख्या क्या है? साक्षर है। इतनी सी बात किसे समझ में आ गई भाई? 3 लाख जनसंख्या का 50% निकाल लोगे तो 1.5 लाख ही आना है। ठीक है, तो 50% जनसंख्या क्या है? साक्षर है। तो 1.5 लाख जनसंख्या क्या है? साक्षर। ठीक है, ये 1.5 लाख जनसंख्या क्या है? साक्षर। ठीक है भाई, 1.5 लाख जनसंख्या क्या है? साक्षर है। अब इस 1.5 लाख जनसंख्या में से ही इन 1.5 लाख को तो भूल दो, जो पढ़ी लिखी नहीं है उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में। उसने कहा कि इन 1.5 लाख जनसंख्या में से जो पुरुषों की संख्या है, पुरुष कितने साक्षर हैं और महिलाएं कितनी साक्षर हैं, ये तो निकालनी है। अब 1,80,000 पुरुषों में 70% क्या है? उसने साफ साफ कह दिया क्वेश्चन में कि इन 3 लाख जनसंख्या में 1,80,000 क्या है? पुरुष हैं। तो 1,80,000 जो पुरुष हैं उसमें भी कहते हैं कि 1,80,000 पुरुषों में भी 70% साक्षर है। तो मैं 1,80,000 का 70% निकाल दूंगा तो मुझे इतना पता चल जाएगा कि पुरुष वास्तव में साक्षर कितने हैं। ठीक है, निकाल दो 1,80,000, ठीक है, का 70% निकाल दो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 70,000 देखो, 70,000 70,000 180,000 180 70 18 70 126 1,26,000 पुरुष साक्षर। इतनी बात कैसे क्लियर होगी कि जब मैंने 1,80,000 का 70% निकाला तो 1,26,000 क्या आया? पुरुष आ गए साक्षर। मतलब कुल जनसंख्या साक्षर कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख है या नहीं? 1.5 लाख में से 1,26,000 पुरुष हैं, तो भैया बची कौन होंगी? महिलाएं तो बची होंगी साक्षर। अगर टोटल जनसंख्या में से मैं पुरुषों की जनसंख्या निकाल दूं, कुल जनसंख्या में से अगर मैं पुरुषों की जनसंख्या निकाल दूंगा तो मुझे महिलाओं की जनसंख्या पता चल जाएगी या नहीं चल जाएगी? तो महिलाओं की जनसंख्या क्या हो जाएगी? मुझे पता चलने वाली है। ठीक है, इन 1.5 लाख में से 1,26,000 घटा दिए तो कितना बचेगा? 0 0 0। ठीक है, 3 0 से ये वाले 10 में से 6 गया, 4 4 में से 2 गया, 24,000। तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी साक्षर? 24,000। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 24,000। ठीक है, कितना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? 24,000। बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, यूपी पुलिस, UPSI, UP RRB NTPC। ठीक है भाई, क्वेश्चन जो आपने क्या कर लिया होगा? तार लिया होगा। ठीक है, तार लिया नहीं क्वेश्चन? ठीक है, देखो भाई ऐसे क्वेश्चन तो आप यहाँ कर लोगे। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप। ठीक है, गैस सा बनने आया, थोड़ा गर्मी बहुत है। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया। राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा करा। तथा शेष का
10% एक बैंक में जमा करा दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हों, यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हों तो उसकी आय है। ठीक है भाई, देखो अब क्या करना है। 4 तो उसकी आय है, मैंने माना उसकी जो आय है वो x है। ठीक है, उसकी आय कितनी मान ली मैंने, x मान ली। इस x आय में से 4% किसी चैरिटी को दान के स्वरूप में दे देता है। 4% की फ्रैक्शन होती है, देखो 1/25। 25 रुपये में से 1 रुपया किसी को दान में दे दिया तो कितना बचेगा, 24/25। ठीक है भाई, कितना बचेगा, 24/25। ठीक है भाई, अब क्या है, तथा शेष का 10% तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया, तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 रुपये में से 1 रुपया बैंक में जमा कर दिया, वो 10 रुपये में से 1 रुपया बैंक में जमा कर दिया तो उसके पास कितने रुपए बचे, 9/10। हमें मतलब है बचत से, क्योंकि हमें बचत का ही मान दिया। और मान कितना दिया है इनका कि उसकी बचत, अब हमारे हिसाब से तो कितनी बचत आई है, इतनी। क्वेश्चन कह रहा है भाई इतनी बचत नहीं है उसकी, बचत तो उसकी 8,640 रुपये है। कितनी बचत है, 8,640 रुपये है। बस क्वेश्चन जम गया, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आपका आइए। देखो कैलकुलेशन पहले 9 से काट लो, ठीक है, 9 ही करना, 9 में 81, 9 90। देखो 9 में 81 बचा कितना, 5 9 54, 960, 24 चौक 96, 40 आ गया। ठीक है, देखो 25 चौका 100, जब 25 की गुणा 100 होगी तो 25 चौका 100। ठीक है, 100 तो 1 0 ये वाला और 1 0 ये वाला, तो कितना आंसर आ गया इसका, 10,000। कितना आंसर आ गया, 10,000। ठीक है, तो कितनी आई थी उसकी कुल, 10,000। अगर आप अपना क्वेश्चन चेक करना चाहते हो तो 10,000 का पहले क्या करना पड़ेगा, 10,000 का 4% किसी को दान दो। ठीक है, दान दे दो, फिर इस 10,000 का किसी को फिर 10% एक बैंक में जमा कर दो। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो कि कितना ही 8,640 रुपये भी आपका आ रहा है। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन चेक करना होता नहीं वो अपने घर करे करो। ठीक है, मैं यहाँ आपको क्वेश्चन चेक करके भी दिखाऊँ कि क्वेश्चन सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन 100% सेटिस्फाइड मिलेगा। हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में ना आया हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के कराया हुआ हूँ। ठीक है, जो मेरी वीडियो देखता होगा उसे पता रहता होगा कि हाँ वास्तव में सारे, और मैंने प्रतिशत का ये पार्ट 6 करा रहा हूँ। ठीक है, अभी 2 पार्ट और होने हैं इसके, 8 पार्टों में कहीं प्रतिशत समाप्त होगी और हर एक पार्ट में मैंने 10 से 15 क्वेश्चन कराए हैं। इसका मतलब ये हो गया 15 × 150, 150 क्वेश्चन में प्रतिशत में से कराऊंगा आपको। कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन कम से कम। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। क्वेश्चन है, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर, तथा शेष का 40% अपने भोजन पर, तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है, तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत 14,400 रुपये हो, हाँ सही, 14,400 रुपये हो तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है। तो बताओ उसकी मासिक आय क्या है, मतलब वार्षिक आय देने के बाद मासिक आय कुछ है। ठीक है, तो कर दो, बस करना तो वही है। तो मैंने मान लिया उसकी जो मासिक आय है, मतलब मासिक आय कब निकलेगी, पहले हमें वार्षिक बचत निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम उसकी मासिक आय वार्षिक आय निकालनी पड़ेगी, तभी हम उसकी मासिक आय निकाल सकते हैं।
पहले हम वार्षिक आय निकाल लेते हैं, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो मैंने माना उसकी वार्षिक आय कितनी है, एक्स है। कितनी है, एक्स। ठीक है, उसकी वार्षिक आय एक्स है। ठीक है, उसने कहा है 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। 5 में से 1 बच्चों की शिक्षा पर, तो कितनी, 4/5। ठीक है भाई। फिर यदि 40% भोजन पर, 2/5 होती है। देखो 40% की फ्रैक्शन, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। 5 में से 2 रुपये कितने क्या कर दिए उसने, अपने बच्चों के भोजन पर खर्च कर दिए, तो कितने बचेंगे, 5 में से 2 गया, 3/5। ठीक है भाई, डायरेक्ट कर रहे हो आप। और तथा शेष का 50% है अपने कपड़ों पर। 50% की फ्रैक्शन होती है, देखो 1/2। 2 में से 1 रुपया शेष के खर्चों पर, तो कितना बचा होगा, 1/2। ठीक है, कितना बचा होगा, 1/2। कपड़ों पर खर्च करता है तो 2 रुपये में से 1 रुपया कपड़ों पर खर्च करते हो, बचा कितना, 1/2। अब उसकी जो वार्षिक बचत है कुल, उसने कहा कि वार्षिक बचत मेरी इतनी नहीं है मेरी, तो भैया वार्षिक बचत जो आ रही है 14,400 रुपये आ रही है। ठीक है भाई, बचत के सामने बचत का ही मान तो रखोगे, ऐसे तो ही नहीं आय का मान रख दोगे। तो जिसका मान हमने बचत के सामने हमने किसका मान रख दिया, बचत का। ठीक है, बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया। देखो 12, 4 के 12, 12 12 144, 1200। देखो 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 की गुणा जिससे करनी है 1200 से। ठीक है, तो 1200 0 0 1200 पंजे 5 0 0 5 0 12 पंजे 60। कितनी आ गई उसकी वार्षिक बचत, 60,000। कितनी आ गई वार्षिक बचत, कितनी आ गई, 60,000। ठीक है, कितनी आ गई, 60,000। कितनी आ गई, सही। ठीक है भाई, वार्षिक बचत कितनी आ गई उसकी, 60,000। एक साल में मतलब कितने रुपए कमाता है, 60,000 रुपये। उसने पूछे उसकी मासिक आय, एक महीने की आय। इस 60,000 को अगर मैं 12 से भाग दे दूँ तो मुझे एक महीने की आय पता चलेगी कि नहीं चलेगी। आप कह दोगे कि हाँ, अगर 12 से मैं भाग दे दूँगा तो मुझे एक साल की आय इसकी पता चल जाएगी। ठीक है, वो एक महीने की आय पता चल जाएगी। 60,000 का 12 से भाग दो, 12 पंजे 60, 3 0 1, तो एक महीने की आय कितनी थी उसकी, 5,000 रुपये। एक महीने की आय कितनी थी उसकी, 5,000 रुपये पर मंथ कमाता था। अगर वो वार्षिक आय पूछ ले तो आप कह सकते थे एक महीने में 5,000, तो 12 महीनों में 60,000, 12 पंजे 60। ठीक है, कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, आपको तो भाई कुछ भी पूछ ले तुम्हें तो आंसर देना। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब चीज़ का आंसर दे सकते हो तुम उस टाइप में। बहुत मोस्ट क्वेश्चन था भाई ये वाला। क्वेश्चंस है, देखो क्वेश्चन तो सेम है, जो वाला क्वेश्चन था ऐसी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर अभी मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चंस को लिखने के बाद। क्वेश्चंस में बोलता हूँ, आप क्या है क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत रुपये 1,800 की हो, तदनुसार यदि उनकी बचत 1,800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी है, तो उनकी कुल आय रुपयों में कितनी है। ये क्वेश्चन भी बस पहला वाला है। ठीक है, नीचे वाले क्वेश्चन जो वाले आने वाले हैं जो अलग टाइप के, थोड़े क्वेश्चन ऐसे ही देखने में, लेकिन टाइप क्या है, चेंज थोड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो 20% तो कुल आय रुपयों में कितनी, मैंने माना एक्स है। ठीक है, कितनी है, एक्स। कह रहा है कि 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर दिया होगा मकान के रूप में, तो 4/5 रुपये बचे होंगे। अब उसने कहा है कि 70% घरेलू खर्चों में, तो 7/10 इसकी फ्रैक्शन होती है कि 70% की 10 रुपये में 7 रुपये खर्च करे होंगे, तो कितने बचे होंगे, 3/10। अब कह रहा है कि भाई इतने रुपये नहीं बच रहे,
रुपए तो 1800 बच रहे हैं, ठीक है। तो बस कैलकुलेशन ही तो करनी है। देखो 3 छंग 18 और 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, 100। तो कितनी बचत आ गई उसकी? 7500 रुपये। वो कुल आय कितनी आ गई उसकी रुपयों में? 7500 रुपये कुल आय आई है, ठीक है। तो कुल आय कितनी है उसकी? 7500 रुपये। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कराया इसलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 करा दिए, अब तो आपका आ गए होंगे यार। ठीक है भाई, क्वेश्चन देखने में ऐसा ही है लेकिन क्वेश्चन क्या अलग है। क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा एग्जाम में आएगा तो 100%। बच्चों को पता ही नहीं, टीचर कराते नहीं। सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसियों में निवेश करती है। सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसियों में निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन के 15% को खरीदारी में और 35% की पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है। वह अपने मासिक वेतन के 15% को खरीदारी में और 35% को पारिवारिक व्ययों पर खर्च करती है। शेष 9050 रुपये की बचत करती है। शेष 9050 रुपये की बचत करती है। सोफिया की वार्षिक आय कितनी है? सोफिया की वार्षिक आय कितनी है? मासिक आय देने के बाद उसने वार्षिक आय पूछी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है देखो, सुनो। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है, कहीं भी जब क्वेश्चन चला है तो कहीं क्या शेष का आया है इसमें। उस क्वेश्चन में क्या रहता? शेष का। इसमें कहीं शेष का जिक्र ही नहीं है। जिस क्वेश्चन में शेष का जिक्र ना हो तो उस क्वेश्चन में सारी चीज़ें क्या होती है? आपस में ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ऐड। तो इसमें देखो बस इतना सी अंतर है इन क्वेश्चनों में। जहाँ शेष का ना आए तो वहाँ पर जो क्वेश्चन की जो सारी जो दी होती है कि 25% बीमा पॉलिसी पर निवेश किया, फिर वह अपने मासिक वेतन के 15% को खरीदारी में, कहीं शेष का नहीं आया तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? एक जगह ऐड हो जाएंगी। तो उसने पूछा है सोफिया की वार्षिक आय कितनी है। मैंने माना सोफिया की मासिक आय देने के बाद वार्षिक आय पूछ गया, तो मैंने माना उसकी मासिक आय कितनी है? 100 रुपये है, ठीक है। कितनी है? 100 रुपये है। अब 100 रुपये में से देखो 25% बीमा पॉलिसी पर प्लस 15% खरीदारी पर प्लस 35% तो प्रतिशत है 35% जो है पारिवारिक व्यय पर खर्च करती है। बस इसमें यह अंतर है, अगर शेष का ना हो तो टोटल चीज़ें जोड़कर इसमें से घटेंगी तब आंसर आएगा। उसमें क्या था? उसमें हम डायरेक्ट ऐसे ही कर रहे थे कि 4/5 फिर इतनी, ठीक है। इतना से आपको इतनी बात बस इतनी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बस कर दो। देखो 25 और 35 कितने हो गए? 25 तो जोड़ लेते हैं, 5 5 10 5 15, ठीक है। 85% आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 85%। 100% मासिक आय थी, 85% इसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो बचा कितना होगा? 15%। कितना बचा भाई? 15%। और 15% इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो यहाँ लगा दूंगा 100, ठीक है भाई। 5 या 15, 5 दूनी 10, बस क्वेश्चन हो गया। मैंने माना उसकी मासिक आय अगर 20 रुपये थी और 3 रुपये उसने खर्च कर दिए होंगे तो कितने बचे होंगे? 17 रुपये बचाए होंगे कि नहीं बचाए होंगे? इतनी सी बात मुझे बताओ। ये भाई 75% आएगा, जुड़ गया। कितना आएगा? 75%, ठीक है। 100 रुपये में से 75% घट गए होंगे तो कितना बचा होगा? 25% बचा होगा, ठीक है। कितना बचा होगा? 25%। और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। वही पहला वाला काम करना है। 4 रुपये आई थी, ठीक है। देखो यहाँ देखो 4 रुपये आई थी, 1 रुपया खर्च कर दिया होगा तो बचा कितना होगा? 3 रुपये बचा होगा। और उसने कहा भी 3 रुपये नहीं बच रहे, अब रुपये तो बच रहे हैं उस पर 9050। इतनी सी बात समझ आएगी। 3 तिया 9 0 3 ही।
हाँ भाई, यो जो है, जो 25% है, यो मेरा क्या है, यो मेरी बचत ही तो आई। इतनी ही बात बताओ, जो मेरी 25% आई है, अगर मैं प्रतिशत हटाऊंगा यहाँ से तो क्या लगा दूंगा, देखो 25% है, प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा यहाँ 100, और मेरे हिसाब से कितने रुपए बच रहे हैं, 25/100। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 25/100 रुपये नहीं बच रहे, बस तो 9,050 रुपये रहे। कितने, 9,050 रुपये। तो बस कैलकुलेशन कर दो, देखो 25 ही करना, 25 25 चौका 100, 4 0 0, 4 5 20, 4 9 36 और 2 38। ठीक है, अब ये जो आई है उसकी, ये मेरी क्या आई है, 1 महीने की आई, मतलब उसका 38,200 रुपये 1 महीने की आय थी। तो मैं पूछने लगूँ कि उसकी 12 महीनों की मुझे वार्षिक आय निकालनी है, तो अब क्या करनी पड़ेगी, 1 महीने की 38,200, 2 महीने की 200 गुणा करनी पड़ेगी, तो मुझे निकालनी है वार्षिक आय 12 महीनों की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसमें 12 की गुणा कर देता हूँ 38,200 में। देखो 12 0 0 12 0 0, 12 दूनी 24 का 4, 12 8, अरे यार तुम यार, अब यही ऑफलाइन में यही तो दिक्कत है, अब यहाँ गड़बड़ होगी। देखो यार, देखो 4 0 0, 4 5 20, ऐसे लिख दिया, 4 9 36 आएगा, 36,200 ही गुणा हो गया। ये ऑफलाइन में, ऑनलाइन में जो है देखो गलती हर एक से होती है। ऐसा नहीं कि मैं भी वही इन्हें क्वेश्चनों को रटका आया हूँ और मैं क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा। ठीक है, बस जब तो मैंने गलती पहचानी यार, क्वेश्चन जो है 98 में कैसे आ गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो ये क्वेश्चंस में रट के नहीं आया कि इसमें आंसर भी आपके लिख रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं है इसको, इसमें सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस लिखा है कि सिर्फ क्या दिया है, मैंने आंसर लिखा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, अगर ये आंसर भी ना लिखता मैं यहाँ, एक बार बताओ, अगर मैं क्वेश्चन में आंसर लिख कर ना लाऊँ ना, तो कैलकुलेशन मैं कर देता 38,200 से ऑफलाइन में, और आप कहते कि साला मास्टर ने तो क्या कर दिया, गलत पढ़ा दिया दूसरे ने। भाई मुझे तो गाली देते कि नहीं देते, मुझे ही गाली देते तुम। ठीक है, कि उस मास्टर ने तो उल्लू ने साले ने गलत पढ़ा दिया, ऐसे कहते भाई, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, तो इसलिए वो क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, तो उसका ठीक नीचे जस्ट आंसर भी लिखा है हर एक क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि अब मैंने क्वेश्चन देखा कि आंसर ही आ जाए, लेकिन कैलकुलेशन करता तो आंसर ये नहीं आता। ठीक है, तो मुझे ही गाली देते अगर मैं क्वेश्चन को ऐसा करा देता। ठीक है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में इतना ही अंतर है, आप ऑनलाइन में जो बता देते हो क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि देखो कैलकुलेशन क्या थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, 12 0 0, 12 0 0, 12 दूनी 24, 12 से 72 और 2 74, 12 के 36 और 7 43। तो वार्षिक बचत कितनी, कई ढाई सैकड़ा, 1000 10,000 4,34,440। ठीक है, तो इसकी आंसर कितना है, 4,34,440। ये क्वेश्चन आया था आपका CPO 2016 में। ठीक है, कौन से में, CPO 2016 में, और PNV कृषि अधिकारी 2009 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था। रटने का काम नहीं करता मैं। ठीक है, क्वेश्चंस को अगर चलो मैं रट भी लेता, क्वेश्चन रटने वाला इतने अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता, रटने वाला तो कभी इतने अच्छे तरीके से पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्चों में व्यय करते हैं। मिस्टर एक्स अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों में व्यय करते हैं। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा, 15% परिवहन, 15% दवाइयों और 10% मनोरंजन पर खर्च करते हैं, और 10% मनोरंजन पर खर्च करते हैं। इन सभी खर्चों के बाद उनके पास 9800 रुपये बचते हैं। उनकी मासिक आय क्या है। एक बार क्वेश्चंस को और बोल दूँगा। ठीक है, मिस्टर एक्स अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्चों में व्यय करते हैं। पॉलीग्राम लगाना, कौन सा वाला, देखो करते हैं पर ये वाला। ठीक है, करते हैं। शेष का 25% बच्चों की शिक्षा, कोमा शेष का 25% बच्चों की शिक्षा, 15% परिवहन, 15% दवाइयों
और 10% मनोरंजन पर खर्च करते हैं, इन सभी खर्चों के बाद उनके पास 9,800 या 9800 रुपये बचते हैं, तो उनकी मासिक आय क्या है। अब इसमें भी थोड़ा सा क्या है, लॉजिक है क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें ये है, देखो अब 20% घरेलू खर्चों में व्यय करते हैं। एक तरफ तो उन्होंने 20% कर दिया घरेलू खर्चों में, अलग ठा कर रख दिया, पोलग्राम लगा दिया। फिर डायरेक्ट फिर नहीं कहा कहीं भी उन्होंने क्या, शेष का। एक बार शेष का कहा है तो जो शेष का से पहली वाली चीज़ जो होती है वो अलग जाती है, और शेष का से बाद वाली चीज़ें हम अलग लेनी होती है। तो शेष का कहाँ कहाँ है, सिर्फ घरेलू खर्चों से पहले पहले, तो वो चीज़ क्या रहेगी, अलग रहेगी, और बाद वाली चीज़ क्या रहेगी, वो अलग रहेगी। तो घरेलू खर्चों पर कितना खर्च करते हैं, घरेलू खर्चों पर 20% खर्च करते हैं। कितना करते हैं, 20%। तो बचत कितनी करेंगे, अगर खर्च घरेलू खर्चों पर 20% करेंगे तो बचत कर देंगे 80%। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। अब कह रहे हैं कि मैं अपने मासिक वेतन का 15% खरीद, वो 25% बच्चों की शिक्षा पर, प्लस 15%, प्लस फिर 15%, फिर प्लस 10% मनोरंजन पर, ठीक है। 15% परिवहन पर, 15% दवाइयों पर, 10% मनोरंजन पर। टोटल जोड़ोगे कितना हो जाएगा, देखो इसमें आएगा यहाँ तक 85। ये वाला क्वेश्चन है यार, वो है 5 और 5 10, 5 15 और 2 3 4, 2 और 1 3 और 1 4 1 5, इसमें भी नहीं आएगा भाई, 65 ही आ गया। ये तो कितना आ गया, 65%। अगर 65% खर्च करते होंगे 100 में से 35% क्या करते होंगे, बचत करते होंगे, नहीं करते होंगे, करते होंगे, है नहीं। कितनी बचत, 35% की। बस क्वेश्चन हो गया। बस मैंने बस क्या करना, उनकी मासिक आय याद करनी है, मासिक आय याद कर दो, रुक जाओ यार 1 मिनट। ये वाला 35% दिख नहीं रहा तुम्हें, है नहीं। देखो 100 में से 65% तो एक तरफ खर्च करा, 100 में से 20% एक तरफ खर्च करा। तो अगर 100 में से 20% खर्च करा तो 80% की क्या कर ली, बचत। यहाँ 100 में से 65% खर्च करा होगा, तो देखो 35% की क्या कर ली होगी, देखो बचत, ठीक है। बस यहाँ कितने की बचत, अब उसने क्या कहा है, उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। मतलब मासिक आय दी है, मासिक आय पूछी है, तो मैंने मासिक आय x मान ली। कितना बचाया, 80/100। यहाँ कितना बचाया, 35/100। लेकिन टोटल कितना बचाया, 9800। बस कैलकुलेशन कर दो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, और 7 से काटो तो 14 बार, और 4 से काटा 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3500, और 35 तो है ये, 1 0 ये वाला और 2 0 ये वाले, ठीक है। कितना आ गया, 35,000। तो उसकी कितनी थी कुल आय, मासिक कितनी, क्या पूछा उसने, उसकी मासिक आय। तो उसकी मासिक आय कितनी थी, 35,000। अगर वो वार्षिक आय पूछ रहे तो 35,000 में 12 की गुणा कर देते तो उसकी वार्षिक आय निकल आती, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 35,000। अच्छा, अभी मजा आ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत अच्छे लेवल की तरह हैं ये क्वेश्चन यार, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इससे सीजीएल में भी आ सकते हैं यार ये क्वेश्चन, सीजीएल में लेकिन यूपीएसआई के लिए बहुत मोस्ट है। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य रुपयों में ज्ञात करें, कोमा में लगा दो, कोमा लगा के रुपये लिख दो, ठीक है। गेहूं का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने की देखो सबसे अच्छी ट्रिक है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, देखो मैं कराने को दूसरा तरीका भी है इसमें, लेकिन उसमें उलझ जाओगे कि कैसे कैसे कर दिया, ठीक है। देखो रुपये बटे केजी गुणा कमी बटे 100 प्लस माइनस कमी या अधिक, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब वृद्धि होगी तो अधिक और कमी होगी तो, ठीक है। इस फॉर्मूला का क्या होता है, रामबाण फॉर्मूला है, रामबाण इलाज है इन वाले क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इसे तार लो, हट जाता हूँ मैं, ठीक है। तार लिया, कर दूँ अब, ठीक है भाई। अब करता हूँ मैं क्वेश्चन को। उसने कहा है
कि 20% की कमी होने से गेहूं के मूल्य में कितनी कमी हो गई, 20% की कमी हो गई। देखो 20% की कमी होगी, कमी कितनी हुई, 20 की। कमी हो रही है, वृद्धि, कमी होगी तो 100 में से क्या होगा, घट के लिखा जाएगा। 100 में से कितना घटेगा, माइनस के 20, क्योंकि कमी 20 की हो रही है, गुणा। देखो कैसे भी कर लो। रुपए कितने दिए हैं, अब आपको क्या लिखना है, रुपए दिए हैं 320 रुपए में। और मात्रा या क्वांटिटी कितनी दी है, केजी कितनी दी है, 5 केजी। बस क्वेश्चन कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो और थोड़ा सा और एक बार करना पड़ेगा। देखो 100 में से 20 गए 80 गुणा 320/5, 20 चौक 80, 4 अट्ठे 32, तो इससे काटोगे 16, 16 पंजे 80, तो कितना था मूल्य, 16 रुपये केजी। तो 16 केजी है, ठीक है, 16 रुपये पर केजी था। कितना था, जहाँ वो उसका कितना था, 16 रुपये पर केजी, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 16 रुपये। क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव था। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं इतना इंक डाल लेता हूँ क्वेश्चन में, मतलब मार्कर में यार। क्या करना, देखो कमी कितने की कमी, 20% की। 100 में से अगर कमी हो रही है तो क्या होगा, घटेगा। देखो 100 में से 20 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 80 गुणा। रुपए कितने हैं, 36 रुपये। कितने कितने ग्राम, 500 ग्राम। अब एक छोटी सी चीज़ मुझे बताओ, मान जो आता है ऐसा किस में आएगा, केजी में। जो कितने में है, ग्राम में। और ग्राम को केजी बनाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 1000 से क्या करनी पड़ेगी, इसे भाग करनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैं 1000 से इसे भाग करूँगा तो ये 1000 यहाँ ना होकर यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इसे मैं 1000 को यहीं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। बस कैलकुलेशन कर दो, 4 4 9 36, ठीक है। 2 0 से ये वाले 2 0 खत्म, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18। तो कितना भाव था, 18 रुपये पर केजी, ठीक है। 18 रुपये पर केजी, 18 रुपये पर केजी, इसका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ऐसा लिख दो इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एक, उस भी करा देता हूँ। देखो संतरे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से, संतरे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से 56 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। 56 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। संतरे के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से 56 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं। तो बताओ संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो बताओ संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है। उसमें तो प्रारंभिक मूल्य पूछा था, इसमें पूछा कि संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है। इसी क्वेश्चन से आने वाला है, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दो बस। क्या करना, देखो कमी 30 की, 100 में से 30 घटाऊंगा तो कितना, 70 गुणा। रुपये कितने दिए हैं, 56 रुपये। क्वांटिटी कितनी दी है, 4 संतरे, 4 ही संतरे तो खरीद जाए। क्वांटिटी 4 रुपये में,
देखो रुपए हमेशा ऊपर आते हैं, ठीक है, रुपए बटे के जी, 4 रुपये में तो खरीद दिया है। बस कैलकुलेशन कर देखो, 14 पंजे 70, 14 चौक 56, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 छंग 30। तो प्रारंभिक मूल्य तो मुझे पता चल गया 6 रुपये था, लेकिन कह रहा है कि संतरों का जो घटा हुआ मूल्य था वो कितना था। तो अब ये 6 रुपये जो था, इस 6 को लिख दो यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन कर दो। प्रारंभिक, अब कहना है कि घटा हुआ मूल्य कितना था, तो घटा हुआ मूल्य प्रारंभिक मूल्य तो ये था मेरा 6 रुपये, तो इसी से तो पता चलेगा इसमें से कितने रुपए घटा, प्रारंभिक मूल्य में से तो कितने रुपए घटा, तो कितने रुपए घटा, 30% की तो घटा, तो 70/100 बस। दो पंजे 10, 2 के 6, 3 सत्ते 21, 5 चौक 20, 4.20, तो कितने रुपए घटा था, 4.20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4.20। भाई टोटल मूल्य में से तो घटा होगा, जो प्रारंभिक मूल्य होगा उसी में से तो घटता बढ़ता हो। आपकी जेब में 100 रुपये थे, आपको 10% की हानि, मतलब 10 रुपये आपके खो गए, कितने बचे, 90, तो कितने रुपए की हानि हो गई वो पूछने लगे। तो आपको प्रारंभिक मूल्य जो 100 रुपये था उसी में से तो घटाओगे, तो प्रारंभिक मूल्य 6 रुपये था, 6 रुपये में से कितनी की हानि, 30 की, 70/100, कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा, एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया। एक छात्र ने किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने की अपेक्षा 2/3 से भाग दे दिया हो, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। मतलब कहने का ये 2/3 से गुणा करनी थी। अब कोई छोटा बच्चा था, उसने 2/3 से गुणा करनी थी, लेकिन क्या कर दिया, 2/3 से क्या दे दी, भाग, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए रामबाण इलाज, देखो 2/3 से गुणा करनी थी, लेकिन भाग किससे कर दी, 2/3 से। गुणा की जगह क्या कर दी इसने, भाग कर दी। देखो भाई 2/3, तो ये संख्या आपस में पलट जाएंगी, आपस में पलट जाएंगी, ठीक है भाई। करना कुछ नहीं है, देखो यार ऐसे भी, ऐसे तुम्हें क्या दिक्कत पड़ जाएगी, क्या पड़ जाएगी, दिक्कत, ठीक है। इसे बराबर में रहने दो, इस भाग के चिन्ह को किस चीज़ में बदल दो, या ऐसे ही मत करो, यहीं करो, ठीक है, यहीं करो इनकी कैलकुलेशन। 2/3 भाग 2/3, कहीं गुणा करनी थी, भाग कर दी। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, यार ऐसे भी दिक्कत हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। अब ये जो संख्या है ना, इन संख्या को पलटना नहीं है, इन संख्याओं को क्या करना, बस यार इस क्वेश्चन को करने का इससे अच्छा तरीका या इससे इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बहुत दिक्कत पड़ जाएगी यार वैसा क्वेश्चन करोगे बेसिक से। 2/3 इस भाग को गुणा में चेंज करने के बाद जो हो, आपको जो है 2/3 है, इसे ऐसे ही करना, संख्या पलट जाती ना, आपको दिमाग में ये चीज़ बैठानी है कि इसे सेम संख्या को ऐसे तारना, ठीक है। बस क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आसान। देखो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, मतलब अब वो संख्या 4 थी, वो बन कितनी गई, 9। संख्या कितनी थी मेरी, 4, बन कितनी गई, 9। कितने की त्रुटि हो गई, 5 की, कितने पर, 4 पर, गुणा के लगा 200, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, तो कितने की त्रुटि हुई, 125% की। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 125%। देखो यार ऐसा करोगे ना क्वेश्चन को तो बहुत आसान है, देखो एकदम, ना तो बहुत बेसिक से यार एक्स मान लोगे, बहुत मतलब दिक्कत तो है यार एक्स मानने में, ठीक है। एक्स से बचना तो यार थोड़ी सी यार कर लो, कॉन्सेप्ट तैयार हो गया।
चलो यार इस क्वेश्चन को लिख लो है, लास्ट क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ये क्वेश्चन आया है CPO 2016 में, ठीक है, इसलिए मैं करा रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा? देखो भाई, शेष का कहाँ है? 70% पे है। 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर। देखो 100 रुपये थे, 100 में से 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, ठीक है। कितना बचा? 40। कितना बचा? 40। अब इस 40 में भी 70%, 100 का 60% निकालोगे, 60 तो कितना बचा? देखो 60 का 60% निकालोगे तो कितना रुपये बचेगा? 40। इस 40 रुपये में भी 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए। अब 40 रुपये जो बचे उसकी जेब में, इस पर भी बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए, ठीक है। कितने? 28 रुपये। तो कितने रुपये बचेंगे? 40 रुपये यहाँ हो, यहाँ 40 रुपये बचे थे, अब 28, इन 40 में से 28 रुपये और खर्च कर दिए तो बचे कितने? 12 रुपये या 12%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 12। कितना जाएगा? 12, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है CPO 2016 में आता है, इसलिए करा दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ कितने रुपये बचे? तो 40, फिर 40 रुपये में 70% यहाँ खर्च कर दिए तो कितने बचे? 28। 40 तो थे, 40 में से 28 और खर्च हो गए तो बचे कितने? 12। तो आंसर में कितना है? 12, ठीक है। यही जो है क्वेश्चन में बताया था, या क्वेश्चन में यही जो है पूछा था। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। देखो यार ऐसा है, वीडियो को थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है यार। जो है यार, मैं जो हूँ मोबाइल से जो वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अब क्या है, मोबाइल से वीडियो बनाने में मुझे लाइव नहीं आ पा रही है मैं, क्योंकि भाई इतनी अच्छी कैमरे क्वालिटी नहीं है मेरे पे, इतना अच्छा मोबाइल नहीं है, ठीक है। पहली बात तो यही हो, आपके सहयोग से मैं सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके सहयोग से क्या है, मैं कुछ बन सकता हूँ, आप मुझे कुछ बना सकते हो आने वाले समय के लिए। कोई इतना बड़े मतलब घर से मैं बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक हो, बहुत छोटे से परिवार का एक से मैं बिलोंग करता हूँ एक, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और टिकटॉक तो बैन हो ही चुका है, ठीक है। और अच्छी बात है टिकटॉक बैन हो गया, मुझे बहुत खुशी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है टिकटॉक बैन होने से। मुझे, मैं भी बनाता था भाई टिकटॉक पर वीडियो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। क्यों बनाता था टिकटॉक पर वीडियो? कि एक दिन को यार मैं अपना नाम ऊँचा करने चाहता हूँ। मुझे दुनिया मतलब जो है, मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप हैं, उनका नाम रोशन करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार अगर मेरा पड़ा हुआ वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो भाई मुझे क्षमा करे। अगर कोई तुम्हें दिक्कत लगती हो तो उन गलतियों को मुझे बताओ, ठीक हो, कि मेरी वास्तव में गलती है क्या, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। यार बने रहिए चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ियो, ठीक है। मैं 150 क्वेश्चन प्रतिशत के करा चुका हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी तक? मैंने छठा पार्ट है, 6 दही 60, मतलब 60-65 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। और अभी कम से कम 2 पार्ट और, तो कम से कम 90 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ प्रतिशत के। तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।